डियर स्टूडेंट्स, मैं आज अपनी इस क्लास नंबर 4 में आपको नाउन के कुछ और नियम सिखाऊंगा। और आप जानते हैं कि नाउन की इस क्लास में हमारा काम सिर्फ यही है कि कुछ शब्द जो हम आपको दिखाएंगे उनके साथ एस लगना है या नहीं लगना है, उसके पहले ए आएगा या नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, सेवरल है, वेरियस, मैनी, फ्यू, इन सब का यूज़ कैसे कैसे होना है, सारी बातें नाउन के चैप्टर में यही होनी है। जो अब तक आपको पढ़ा दिया गया है उसके बारे में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है ही इज़ गोइंग। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और इससे भी नहीं है, और इससे भी नहीं है। वह जा रहा है, टू गेट हिज हेयर्स। दूसरे पार्ट में गलती है। दूसरे पार्ट में गलती यह है कि उसके बाल, मेरे बाल, माँ के बाल, बहन के बाल, भाई के बाल, रोहन के बाल, किसी के बाल अगर हैं तो वो अनकाउंटेबल मीन्स एस नहीं आएगा। आंसर यह है, इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग, वह अपने बालों को रंगवाने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दा भी सही है, क्लर्जी भी सही है, ऑफ भी सही है, अमेरिका भी सही है, और इज का आर कर देंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो ये है, ये नहीं है सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता, नहीं, हिंदी पढ़नी होती है। अमेरिका का पादरी वर्ग ज़्यादा दयालु है रसिया यानी कि रूस के पादरी वर्ग से ज़्यादा दयालु है। कहाँ का? अमेरिका का। तो आर कर दो क्योंकि ये प्लूरल है। कल बताया था मैंने आपको, कैटल, क्लर्जी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पीजेंट्री, तो ये उन्हीं में का है। फिर आता है नाउ द कैवेलरी। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी तो इसे काट दो और इसे काट दो। प्लूरल ये भी है और ये भी है। थोड़ी समझदारी का परिचय देते हुए आप समझ लें कि ये जो नाउ है हमारा ये प्रेजेंट को दिखाता, तो पास्ट की ज़रूरत नहीं है। आंसर ये रहेगा। अब घुड़सवार सेना तैयार है लड़ने के लिए, ये आंसर रहेगा इसका। एक चीज़ और देखें आप, CAVALRY, यहाँ अगर ए, कल जो कल क्लास पढ़ाई थी मैंने, अगर यहाँ लगा दिया हो ए तो काट देना। कैवेलरी की स्पेलिंग यही होती है, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे आर क्योंकि ये भी प्लूरल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड बी ट्रू टू आवर, और वर्ड्स में से एस हटा देंगे। हमें अपने वादों का सच्चा या पक्का होना चाहिए। तो ट्रू टू वर्ड्स नहीं होता क्योंकि ये वादा है, एस काट देंगे। फिर अगला एग्जाम्पल है द पीपल्स। अभी मत काटो इसे, पूरा पढ़ लो, कभी मीनिंग देश का निकल जाए। तो यूरोप के लोग भी हो सकते हैं, यूरोप के देश भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, आर इंगेज्ड इन वार, युद्ध में लगे हुए हैं। और बच्चों ध्यान रखना, युद्ध में अगर लगे हुए हैं तो 2 देश होंगे, 3 देश, 4 देश। अब बात आती है सर यूरोप के देश, क्योंकि यूरोप एक महाद्वीप है और आप जानते हैं महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका है। तो एशिया में आते हैं चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो इसके देश हैं ये। तो मेरी नज़रों में ये जो एस है ये बिल्कुल करेक्ट है। आंसर रहेगा नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल्स ऑफ चाइना। तो चाइना के देश नहीं बल्कि चाइना के लोग, ये लोग है क्योंकि चाइना एक देश है, वहाँ के लोग। तो चाइना के लोग विश्वास के लायक नहीं होते हैं, ये होता विश्वास के लायक नहीं होते हैं, ये बन जाएगा। आंसर हमारा ये रहा। जिन बच्चों ने अभी मुझे ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज नहीं किया है, मतलब आपको लगता है कि सर मैं ये क्लास तो ले रहा हूँ लेकिन कोई ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं, और ग्रुप का नाम ये होना चाहिए नाउन बॉयज़, जो लड़के हैं उनके लिए,
नाउन गर्ल्स जो लड़कियां हैं उनके लिए। मुझे लग नहीं रहा था कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 50 स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन अच्छा लगा, आपने बातों को समझा और इसमें 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं। 1-2 दिन और एडमिशन खोले रखूँगा मैं, फिर इसे बंद कर दूँगा। फिर आपको चाहे आप 50 हो या 20 हो या 30 हो, वैसे इसके अंदर 54-55 एडमिशन हो चुके हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बढ़िया अच्छा लगा। यानी कि लगता है कि आप लोग बीमारी से बचने के लिए घरों में रहना चाहते हो और घर में रह करके अपने आप को एक अच्छा सा पढ़ाई का एटमॉस्फेयर भी देना चाहते हो, और लगता है मैं सिखा सकता हूँ। तो आपने मेरे पर भरोसा किया, मैं वादा कर रहा हूँ नाउन और कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से सिखा करके आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि आप ये कर सकते हो। इसके बाद में अगर ये बीमारी लंबी चलती रही, क्लासेस बंद रही, तो हमारा दूसरे महीने का टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो पेपर में बहुत बड़े पैमाने पर आता है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर किसी ने मुझे नाउन बॉयज़ नाउन गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो आप, तो ज़रूर ऐड हो जाना, क्योंकि मैं टेस्ट लूँगा इसका 10 दिन में या 7-8 दिन के अंदर अंदर। इसे मिटान देता हूँ, फिर आज की कहानी शुरू करते हैं हम। आज का ये हमारा डे 4 है। अच्छा, चैप्टर हमारे 2 होने इसके अंदर, नाउन और कंडीशनल सेंटेंस। तो नाउन के इस चैप्टर में हमारा काम यही तो है, इसमें एस लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो जितना सिखा दिया उसका ध्यान रखो आप। और आज का नया शब्द देखो आप, समन। बहुत पूछते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर पेपर में, रटने की बात आया अगर तो मज़ा नहीं है, फिर हम यूजलेस हैं, हम आपके पैसे ख़राब कर रहे हैं। समझना ज़रूरी होता चीज़ों को। ये समन एक ऐसा शब्द है कि ये अंग्रेज़ी में 2 काम करता है। ये मेन वर्ब का भी काम करता है और ये नाउन का भी काम करता है। और मज़े की बात यह है, जब ये मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, बताएंगे आपको भी। और नाउन है तो कुछ अलग नियम होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या इसके यूज़ हैं, कब वर्ब होगा कब नाउन होगा, सब मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। तो देखें ज़रा, समन जो है हमारा वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। जब ये वर्ब का काम करता है तो इसकी हिंदी होती है बुलाना। अच्छा, ये कौन सा बुलाना होता? ये होता किसी अदालत के द्वारा जब आपके घर पे समन भेजा जाता है, एक लेटर होता, और वो कहते हैं आपको तारीख पर उपस्थित होना है, आपकी तारीख पड़ी है, सफाई दुआ करके मुकदमे के बारे में, तो ये समन है आपके लिए। या कोई राजा बुला सकता है किसी अपनी प्रजा को, तो ये दोनों ही राजा या अदालत ऐसे हैं कि ज़रूर जाना पड़ेगा, तो ये ज़रूर जाना है आपको, वो बुलावा है। तो ये हमारी वर्ब है और ये हमारा नाउन है बुलावा। अब जब ये वर्ब होगा तो ये किस किस रूप में सही होगा, और नाउन होगा तो किस किस रूप में सही होगा। पेपर में ये आता, लेकिन समझना इसे भी ज़रूरी है। तो ज़रा मेरी एक बात का जवाब दें आप, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, और डज फॉर्म होती है गोज, और आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। प्रत्येक मेन वर्ब की 5 मेन वर्ब होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, तो गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। और अगर मैं आपसे कहूँ पिले फर्स्ट फॉर्म और पिलेड सेकंड फॉर्म और पिलेड थर्ड फॉर्म और पिलेज डज फॉर्म और पिलेइंग आईएनजी फॉर्म, तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको क्यों दिखाएं? मैंने इसलिए दिखाएं बच्चों कि वर्ब के साथ ये 5 काम हो सकते हैं। तो जब ये वर्ब होगी तो इसके साथ भी ये 5 काम हो सकते हैं। यानी कि जब समन फर्स्ट फॉर्म है तो ठीक है, जैसे ये है, और जब समन सेकंड फॉर्म होगी हमारी तो भी ठीक है, जैसे कि ये दोनों सही हैं। और जब समन्ड हमारी थर्ड फॉर्म होगी तो ये भी ठीक है, जैसे कि ये सही हैं। और जब
समन में एस लगा हुआ है तो ये भी सही है, और ये क्या काम करेगा, डज का। और जब समन में आईएनजी लगी हो तो ये भी सही है, और ये रहेगी फॉर्म आईएनजी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि जो मेन वर्ब के साथ हो सकता है, जब ये वर्ब होगी तो इसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता। क्लियर। अब ये नाउन होगा तो क्या होगा वो समझें आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब कब है, नाउन कब है। तो क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, और आप इस चक्कर में मत रहना कि मैं एक क्लास में सब कुछ करा दूंगा। मैं अपनी क्लास को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी होती है कि जो मैं समझाऊं वो आप समझ जाएं, इस तरीके से कि पेपर में भी कर दो, या कल को मैं एक्सरसाइज लिखूं तो वो सोल्व कर दो, टेस्ट लूं तो सोल्व कर दो। ये नहीं है कि बहुत सारा कराना है। 1 घंटा पढ़ाएंगे, 50 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, 55 मिनट, और इस तरीके से समझाएंगे कि हर बच्चा समझ ले उसे, जो पहली बार पढ़ रहा वो भी, जो रिवीजन कर रहा वो भी, और जिसने कभी इंग्लिश ही नहीं पढ़ी वो भी समझ ले। सबसे आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो ये काम हम बताएंगे आपको, कब वर्ब है, कब नाउन है। आप तो ये देखो, जब वर्ब है तो 5 रूप सही हैं इसके, और मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल में। अब आते हैं हम नाउन पे। यहां जरा सतर्क रहना आप, यहां अच्छे नियम हैं। तो बच्चों जब ये नाउन होता है तो ये समन गलत होता है। ये क्या बात हुई, ये तो सिखाना है मुझे आपको। वर्ब है तो ठीक है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, नाउन है तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो समन है जब वो नाउन होता है तो इसमें एस का लगना बहुत ज़रूरी है। यानी कि समन नाउन के रूप में अपने साथ एस ज़रूर लेता। जैसे कल केटल था तो केटल अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लग सकता उसके साथ, उसका वो नियम हो गया अलग। इसका नियम ये है अलग कि इसे एस ज़रूर चाहिए। और मज़े की बात यह है कि एस लगने के बावजूद ये सिंगुलर है। इसके साथ इज आएगा, इसके पहले ए आएगा, ए, क्योंकि ये एस लग कर के भी कैसा है, सिंगुलर। तो बिना एस के नाउन गलत है, एस लगेगा तो ठीक है, वो भी सिंगुलर। और अगर आपको इसका प्लूरल नाउन चाहिए तो आप इसमें लगाएंगे समन्सेस, और ये हो गया हमारा प्लूरल, और ये भी सही है हमारा, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अब एक चीज़ की टेंशन आपको हो रही होगी, सर यहाँ समन्स है तो डज। बच्चों ये वर्ब के रूप में है, मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल में आपको अभी। लेकिन सर यहाँ समन्स है तो इसमें डज नहीं है, बल्कि ये सिंगुलर का अपना है। सही बात है बिल्कुल। ये समन्स सिंगुलर नाउन के रूप में है, काउंटेबल होता है, एक है ये समन्सेस हो गया 2 3 4 5, मैनी, ए फ्यू, ये बन जाएगा हमारा। तो आपने इस बोर्ड पे लिखे हुए शब्द से ये समझा कि भाई जब ये वर्ब होगा तो ये भी ठीक है, लेकिन जब नाउन है तो गलत है। अब ये कब नाउन होगा, कब वर्ब होगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मैं समझा रहा हूं अभी आपको। इतना नोट करो पहले। अगर आपको परेशानी है सर ये सिंगुलर कैसे है, तो इधर देखो जरा आप। मेरा नाम है अजीम और मैं एक हूं ना आपके सामने, और अगर मान लो किसी के नाम में रामदास है तो रामदास 3 4 हैं लोग या एक व्यक्ति का नाम है ये, तो एस तो इसमें भी है लेकिन ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो ऐसे ही बच्चों ये खास बातें हैं आपको सीखनी है, पेपर में आती हैं, यही मेरा काम है आपको सिखाना। समन्स खास तरीके का शब्द है जो जब नाउन होगा तो एस लगा हुआ जरूर होगा और सिंगुलर होगा, और प्लूरल करना है तो ई एस लगाओ। और इसका कोई वजूद नहीं है नाउन के रूप में, वजूद है तो वर्ब के रूप में है बस। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके। किस तरीके से पेपर में आएगा, कब नाउन होगा, कब वर्ब होगी, एग्जाम्पल देखेंगे। ब्लैंक और लिखा हुआ है हैव बीन सर्वड ऑन हिम और फुल स्टॉप। अब ऑप्शन पहला है मेरे पास मैनी और समन्स। अब जिन बच्चों को जानकारी नहीं होगी वो इस एस को ही प्लूरल मान लेंगे, लेकिन आप तो जानते हो ना कि ये मैनी के बाद में रखा हुआ शब्द नाउन है। अब आप समझें,
ये ए एन, द, ए लिटिल, ए फ्यू, मच, मैनी, सेवरल, वेरियस, 1 2 3, ये जितने भी शब्द है ना बच्चों, इनके बाद में नाउन होता। जगह पहचानना सीखो आप। तो मैनी के बाद में ये नाउन है, लेकिन इसकी वजह से आप प्लूरल मत समझना, अभी समझा के आया हूं, ये सिंगुलर होता। तो बच्चों मैनी के बाद में नाउन आता प्लूरल, और ये है हमारा सिंगुलर नाउन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये प्लूरल, तो ये भी तो प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ये सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर, अभी बताया मैंने आपको। प्लूरल चाहिए ना, प्लूरल देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन बी देखें अब आप, तो मैनी समन्सेस। अब मैनी के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है, मैनी के बाद जो ये नाउन है ये प्लूरल नाउन है, क्लियर। और प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल वर्ब हो, तो ये तो आंसर हो गया हमारा। फिर तीसरा ऑप्शन ए समन। अगर मान लो ऊपर हैव बीन के बदले में हैज बीन कर दूं सिंगुलर, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन अभी तो यही आंसर है हमारा। अब आप ये समझो कि और क्या हो सकता, तो आंसर ये हो गया हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया पूरा, और ये सही है हमारा। लेकिन अगर ये हैज बीन कर दिया जाए तो ये भी गलत, वो तो गलत ही है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये प्लूरल है, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लगा रहा हूं मैं इसे हटा करके। तो फिर आती है क्या सर, सिंगुलर के साथ में ये नाउन ले लेंगे। अब बताओ, इसके बाद में ये नाउन होता, और ये नाउन होगा तो ये अकेला बिना एस के, सही होगा गलत, काट दो इसे, गलत है ये। अगर वहां हैज बीन होगी तब भी नहीं आता ये, क्योंकि ये यहाँ नाउन का काम कर रहा, लेकिन है गलत ही है, क्योंकि नाउन होगा तो एस जरूर आएगा सिंगुलर के रूप में, ये खास बात है इसके अंदर। फिर डी, अगर मैं ये कर दूं ए समन्स, तो ध्यान दें आप, हैव बीन है तो आंसर नहीं है, लेकिन अगर ये हैज बीन हो, मान लो अगर ये हो तो ये गलत, फिर कौन सा आंसर होगा, ये होगा हमारा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर प्लूरल वर्ब है हमारी तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। तो यही क्वेश्चन नोट कर लो आप, ये भी सही हो सकता, ये तो है ही हमारा सही, ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद में प्लूरल चाहिए था, ये कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसे एस चाहिए था, लेकिन ये दोनों अपने आप में सही हैं। हेल्पिंग ऑफ प्लूरल तो ये ले लिया, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होगी तो ये ले लेंगे, नोट कर लेंगे। हिंदी सुन लेंगे, बहुत सारे समन उसके घर भेजे गए, उसके ऊपर आए, उसके ऊपर आए का मतलब यह है उसके घर पर अदालत ने कई बार बुलावा भेजा कि तारीख पर आओ, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, जरा देखें आप ध्यान से, इसका आंसर क्या लगाओगे। टू समन्स वर सर्वड, टू समन्स वर सर्वड ऑन हिज फादर, और स्लैश और लास्ट में है नो एरर। तो टू समन्स वर सर्वड ऑन हिज फादर। अब दो के बाद में ये नाउन है, लेकिन नाउन कैसा है, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर है, और दो के बाद में कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल, ये गलत है। आप इसमें क्या कर देंगे, ईएस। अब सही हो गया ये, अब सही है, अब कोई गलती नहीं है। तो जब ए होना ए, तो समन्स होना चाहिए, और ए से ज्यादा 2 3 4 मैनी, तो फिर समन्सेस होना चाहिए, क्लियर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, द कोर्ट हैज सर्वड, आपके सब्जेक्ट इसका ये है, वो ऑब्जेक्ट बनेगा, हैज सर्वड ए समन ऑन हर, और स्लैश और लास्ट में है नो एरर। चेक करते हैं इसे अब हम। तो द कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सर्वड थर्ड फॉर्म इसके हिसाब से बढ़िया है। ए के बाद में ये नाउन है, लेकिन ये नाउन गलत है क्योंकि इसमें एस का लगना बहुत ज़रूरी है। जब ये नाउन है तो एस ज़रूर आएगा सिंगुलर में, प्लूरल होगा तो समन्सेस।
तो भैया ये अब सही है, पहले गलत था ये, क्योंकि ये नाउन है। अब एग्जाम्पल ये और देखो, यहां से आपका कंफ्यूजन दूर होगा। द कोर्ट विल समन हिज ब्रदर, और फुल स्टॉप लास्ट में है, नो एरर। द कोर्ट विल समन हिज ब्रदर, फुल स्टॉप, नो एरर। चेक करते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल जिसे बोलते हैं, और इस मॉडल के बाद में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है बताओ आप। मेरे कहने से मत कहो आपको लग नहीं रहा इसकी जगह के हिसाब से कि भाई ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब है। अब ऊपर आओ आप, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब थी, वो नाउन था, तो ऐसा लगाना पड़ गया वहां पे। लेकिन ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऐसी ही लिखी जाएगी ना, एस थोड़ी आएगा इसमें, नाउन होगा तो लगेगा। ये सही है और ये सेंटेंस नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अदालत उसके भाई को बुलाएगी, समन भेजेगी उसके घर, ये बन जाएगा आंसर। नोट कर लेंगे इसे। तो ये हमारा वर्ब के रूप में सही है, नाउन के रूप में गलत होगा। तो यहाँ नाउन है तो गलत था, एस लगाया। यहाँ वर्ब है तो ठीक है हमारी। यहाँ दो थे तो समन्सेस कर दिया, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर एग्जाम पेपर में पूछा जाता रहता, लेकिन इसे समझने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि दो काम करता, वर्ब का भी और नाउन का भी। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो दो दो काम करते हैं, जैसे एक शब्द आप जानते होंगे वेल, ये अंग्रेजी में दो काम करता, ये कुआं भी होता है और ये अच्छा भी होता एडवर्ब के रूप में। कुआं है तो नाउन, अब हमें जगह देखनी होती, वहां से समझ में आ जाता हमारी, यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे नाउन है, और एक्चुअल में एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये एक पूरी क्लास होती है जिसे बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास। और सच बात बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो ये है कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता आपको तो आप अंग्रेजी सीख तो रहे होंगे लेकिन मुसीबत में रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पहले कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा ही नहीं, हम तो नए हैं। कोई बात नहीं, मैं इस क्लास को इतनी आसानी से लेकर के चल रहा हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्लास शुरू होगी इंशाल्लाह आप भी सही रहें और मैं भी सही रहा, सेहत सबकी सही रही, मिले अगर फ्यूचर में, तो फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया करके समझाएंगे। लेकिन अभी इसे एंजॉय करो, आप नोट कर लेंगे इसे। तो अंग्रेजी में एक शब्द ना दो दो काम कर जाता, और इस चीज़ को समझ लिया आपने अगर, कब एडजेक्टिव, कब एडवर्ब, कब नाउन, कब मेन वर्ब, कब नाउन है, कब वर्ब है, तो फिर समझ लो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा फिर सारे का सारा। लास्ट एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा। एक एग्जाम्पल और देखें आप अभी। एक एक्स्ट्रा चीज और बताऊंगा मैं आपको प्रीपोजिशन से संबंधित, क्योंकि जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो क्या पता वहां से हट करके वो सवाल कहीं और कर दे, तो वो भी सीखना जरूरी होता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, पहले आप इसका वही आंसर दो जो अभी सिखा के आया हूं मैं। ऑप्शन पहला है ए समन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो आप जानते हैं इधर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट में ये नाउन होगा। अब बताओ इसके बाद में ये नाउन है तो ये गलत है क्योंकि ऐसा लगना जरूरी था। फिर अगर मैं दूसरा कर दूं मैनी समन्स, तो ये तो अपने आप में ही गलत है ना, क्योंकि मैनी के बाद में नाउन है और कैसा होना चाहिए था प्लूरल, लेकिन है सिंगुलर, काट दो, ये पूरा गलत है अपने आप में, ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही गलत हो गया ये। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में ए और समन्स, और आप जानते हैं ए के बाद में ये नाउन है और है भी सिंगुलर, ये आंसर है इसका। ठीक, और चौथा देखें अगर आप तो मैनी और समन्सेस। अब बात आती है सर इसे क्यों काट दिया, ये अपने आप में तो सही है, सब्जेक्ट और सॉरी मैनी, इसके बाद में प्लूरल, तो ये प्लूरल सही है, मैनी सही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बताओ सिंगुलर है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब ने मना कर दिया, इसे काट देंगे इसे हम। अगर यहाँ वर होती तो ये नहीं होता आंसर, फिर ये होता। फिलहाल आंसर सी लगा देंगे।
अब जो मैं आपको प्रीपोजिशन की एक्स्ट्रा बात बता रहा था वो देखो जरा आप, एक एग्जाम्पल देखो नया, द किंग में, ये थर्ड फॉर्म में भी मिल सकता है हमें, समंड, हैज समंड, उसका एग्जाम्पल दिखा दूंगा मैं आपको अभी। तो द किंग में समन योर फादर और फुल स्टॉप। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन मैंने फर्स्ट फॉर्म ली है मॉडल के बाद। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, सही है, ये सेकंड फॉर्म है। अब हिंदी है, राजा ने तुम्हारे पिताजी को बुलाया, कोई गलती नहीं है, सेकंड फॉर्म है। और अगर ये है तो फर्स्ट फॉर्म है, राजा तुम्हारे पिताजी को बुला सकता है, संभावना है ऐसी, ठीक, तो ये सही है। लेकिन प्रीपोजिशन समझा रहा था मैं आपको। देखो बच्चों, जब आपको लगे सर्व मेन वर्ब है तो जिस व्यक्ति को बुलाओगे ना आप इस समन से, तो उसके लिए आएगी ऑन। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इस सेंटेंस में समन वर्ब है या नाउन है? नाउन है ना, तो जब ये नाउन के रूप में किसी के ऊपर सर्व होगा तो प्रीपोजिशन ऑन आएगी, ध्यान रखना इसका। अब नीचे आओ आप यहाँ पे, लेकिन जब ये वर्ब होगी, वह नाउन है या वर्ब है? जब ये वर्ब होगी तो डायरेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर बुलावा चला जाएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखो वहां ऑन है, यहाँ नहीं है ऑन, क्योंकि ये वर्ब है, तो ये ध्यान रखना। और जब आपको कभी मौका मिला हमें ऑफलाइन में या ऑनलाइन में प्रीपोजिशन समझाएंगे, तो बच्चों प्रीपोजिशन में यही खास बात है, कब मेन वर्ब है, कब नाउन है, कब एडजेक्टिव है। और मेन वर्ब के लिए अलग नियम प्रीपोजिशन का, एडजेक्टिव होगा उसका तो अलग नियम, नाउन है तो अलग नियम, बहुत मजा आएगा। फिलहाल एक नियम बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब समन नाउन हो तो जिसके ऊपर सर्व होगा ऑन आएगी, लेकिन जब समन वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा, ऐसी ऑन मत लगाना। ये ऑन हमारा गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ब है। नोट कर लेंगे सब बातों को, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आज का दूसरा शब्द क्या है वो देखते हैं बोर्ड पे, दूसरा नियम क्या है आज का। आप पढ़ रहे हो, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है इस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट आपके दिमाग में डाउट है, लेकिन आप पूछ नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो आप इसके लिए पछतावा मत करना कि सर हम तो कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं। ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो ग्रुप में तो मैसेज कर नहीं सकते आप, मैं उस पर सेटिंग लगा दूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करो आप, सर ये आपने समझाया समझ में नहीं आया, कल समझाऊंगा। फिर मैं आप अपनी फीस का, अपने टाइम का, और सबसे मेन चीज़ दूसरों को हराने के लिए अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करो। दूसरों को हराने का मतलब ये है दूसरों से आगे निकलो, वो क्या करना छोड़ो, अपने बारे में सोचो आप, और बाहर ना जाएं बिल्कुल भी। मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन उसमें ये बताना भूल गया मैं, ठंडे पानी से आप बिल्कुल दूरी बना लें। उसी तरीके से भी कोरोना भी आपसे दूर जा सकता है जो आसपास घूम रहा होगा आपके। मैं गर्म पानी पीने को भी नहीं कह रहा, लेकिन गुनगुना पानी या सादा पानी पी लो आप, ठंडा मत पीना। कोल्ड ड्रिंक इन सबसे बचो आप। अगर पीनी ही है थोड़ी सी तो नींबू पानी पी लो, थोड़ा सा माइल्ड, ठंडा ना हो लेकिन आराम से। चाय पियो ये सब, लेकिन उससे बचें आप। ठंडे पानी तो जहर हो जाएगा आपके लिए इस टाइम, कोरोना के टाइम पर। वैसे बताऊं, ये कहते हैं कि ठंडा पानी नॉर्मल व्यक्ति के लिए बिना कोरोना के भी नॉर्मल पोजीशन में भी गलत होता है, और कोरोना के टाइम तो बहुत खतरनाक है, तो इससे बचें आप जरा, ठीक है। आज का हमारा जो दूसरा नियम है बच्चों, वो है इन तीन शब्दों के बारे में, ब्रिक, स्टोन और ग्लास। वैसे नियम तो ये और भी शब्दों के बारे में है, वो मैं बाद में जोड़ूंगा, पहले जरा इन्हें देखो आप। अच्छा, फिर मुझे बात रिपीट करनी पड़ेगी अपनी। नाउन का चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो नाउन के इस चैप्टर में हमारा काम बच्चों यही तो है। सिलेबस हम देंगे आपको, सिलेबस हमने दे तो दिया आपको, ये सिलेबस ही तो है आपका जो पढ़ रहे हो, यानी कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिलेबस है आपका, और आपका काम यह है समझने के बाद उसे अप्लाई करो, उसे समझो। टेस्ट होगा उसमें अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो सही से समझ करके। तो इनके साथ भी वही काम होना जो अब तक हुआ है, ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा। तो समझा देता हूं मैं आपको। अगर इनका यूज पदार्थ के रूप में हो, अर्थात इसका मतलब क्या है,
इनसे कुछ निर्मित हो तब ये सब अनकाउंटेबल क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसमें एस नहीं लगेगा? इतना ही काफी है ना, अनकाउंटेबल बोल दिया मैंने इन्हें, तो समझ जाओ ना ए आएगा इनसे पहले, ना एन आएगा, ना एस लगेगा। लेकिन शर्त है जब इनसे कुछ निर्मित हो, हर बार नहीं, अन्य जगह। दूसरा नियम देखो आप इसका, अन्य जगह पर यह काउंटेबल होते हैं। अन्य जगह पर यह काउंटेबल होते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बच्चों ये है, जब इन तीनों शब्दों से किसी का मकान, दुकान, बिल्डिंग, होटल, कमरा, शॉप, किसी का ऑफिस बना हुआ हो, ये वाली कंडीशन होगी तो इनमें एस या ई एस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हट करके कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंके, किसी ने गिलास तोड़ दिया पीने का, या कोई कमर पे अपने ईंट रख के लेकर के जा, ये ईंट है जिससे मकान बनाते हैं, लेके जा रहा है, कहीं पर रखी हुई है, तो ठीक है, ये काउंटेबल होंगी हमारी। लेकिन इनसे कुछ बना हुआ है तो ध्यान रखें, यही नियम है, असली नियम बच्चों यही है। अगर इनका यूज पदार्थ के रूप में, यानी कि इनसे कुछ निर्मित हुआ है, तो ये अनकाउंटेबल होंगे। इतना नोट करो आप, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, दोज who live in glass houses should not throw stones at others। इसकी हिंदी पता क्या होती है बच्चों? वे लोग जो, इसकी हिंदी है दोज हु। कभी लिखा हुआ मिले आपको तो इसकी हिंदी बोला करो वे लोग जो, या वो जो। और जब मिला करे आपको वन हु, आगे को बात चलेगी, तो इसकी हिंदी होती है ऐसा व्यक्ति जो। क्लियर? और दोज हु है तो हिंदी होती है वो लोग जो। इसमें ज्यादा है तो वो लोग जो, इसमें एक है तो ऐसा व्यक्ति जो। ये हिंदी बता रहा था मैं आपको। अब इसका मीनिंग देखते हैं पूरे का हम क्या होगा। तो वे लोग जो शीशे के मकान में रहते हैं, तो गिलास से बना हुआ है मकान, तो वो सही है हमारा सिंगुलर। लेकिन आगे चलो आप, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब यहाँ एस लगा हुआ है और मैंने मना करा था, लेकिन मैंने मना करा था जब कोई निर्मित हो, और यहाँ बात चल रही फेंकने नहीं चाहिए, तो निर्मित नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे तो हाथ में पत्थर है, मारना नहीं चाहिए दूसरों के ऊपर। हिंदी सुनेंगे, वे लोग जो कांच के या शीशे के मकानों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जो पत्थर होते हैं बजरी वगैरह उनकी, तो ये काउंटेबल के रूप में यूज होगा और ये सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ये सेंटेंस नो एरर है। तो सर गलत कब होगा? एग्जाम्पल नेक्स्ट, हिज हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स। लास्ट में है नो एरर। हिंदी सुनेंगे आप, हिज हाउस, उसका घर, इज मेड ऑफ स्टोन्स, बना हुआ है पत्थर। अब ये पत्थर वो नहीं है पत्थर, अब ये मार्बल की बात चल रही जो घरों में यूज होता है, टाइल्स वगैरह सब। तो हमें इसका ये एस काटना पड़ेगा। ये आएगा पेपर में आपके, तो गलत है, ये सही है, इससे क्या टेंशन है हमें? पत्थर फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो पत्थर तो सही है, काउंटेबल है, ठीक है ना, ये काउंटेबल है ये। लेकिन ये जो चीज़ है हमारी, उसका घर बना हुआ है, निर्मित है ना, तो भैया निर्मित यहाँ पत्थर हो, गिलासेस हो या ब्रिक्स हो, एस काटना पड़ेगा आपको। नोट कर लेंगे इसे। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे।
माई रूम इज मेड ऑफ ग्लास। तो मेरा कमरा बना हुआ है ग्लास। बताओ ग्लासेस तो नहीं है यहाँ पर, ग्लासेस तो सही है, ये ग्लासेस होगा तो गलत होगा, यानी कि अगर इसमें ये होता हमारा तो ये गलत होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, निर्मित है इससे कोई चीज। ये आएंगे पेपर में आपके, अभी और एग्जाम्पल देखेंगे इसके 3-4। इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, देखो। ही ब्रोक 3 ग्लासेस सो ही वाज और पनिश्ड और फुल स्टॉप। उसने 3 गिलास तोड़ दिए इसलिए उसे सजा दी गई। तो जो पानी पीते हैं, कांच का गिलास है अगर वो, तो ये हमारा क्या आपत्ति जताएगा? कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ इससे निर्मित थोड़ी है, ये तो गिलास होते हैं। कितनी है? एक गिलास पानी देना, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, पानी के 2 गिलास देना, सही है। तो जब पानी के पीने वाले गिलास हो तो ये हमारे काउंटेबल होते हैं, नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो उसने 3 गिलास तोड़ दिए इसलिए उसे सजा दी गई। एग्जाम्पल नेक्स्ट, योर हाउस वाज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। तो ये बिल्ट ऑफ, मेड ऑफ, इनसे बना हुआ होता है कुछ। तो तुम्हारा घर बना हुआ था ईंटों से, एस काटना पड़ेगा आपको। तो क्या मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इनमें एस कभी भी नहीं आएगा? ये नहीं सिखाया मैंने। इनसे निर्मित हुआ कुछ तो नहीं आएगा, और कुछ और बात है तो आ जाएगा। जैसे यहाँ आ गया, उसमें आ गया था शीशे के मकान में रहते हैं तो पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, बता दिया मैंने। तो ऐसी जो है इसमें गलत है, लेकिन एक जगह सही होगा ये। जैसे आप देखें इधर, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बना हुआ है कुछ इससे, ब्रिक से, गिलास से, स्टोन से, तो ये अनकाउंटेबल होंगे, एस मत लगाना। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, वी नीड 5000 bricks to build this house, to build this, THIS, this house और फुल स्टॉप। हमें ज़रूरत है 5000 ईंटों की। अब आप कहोगे सर जब ज़रूरत है 5000 ईंटों की घर बनाने के, तो घर तो निर्मित होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। अगर निर्मित हो चुका है तो नियम है हमारा, और हमें ज़रूरत है अगर कुछ भी, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। 5000 ईंटों की ज़रूरत है, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। हमें 5000 ईंटों की ज़रूरत है ये घर बनाने के लिए, नोट कर लेंगे इसे आप। तो बच्चों ये जो ब्रिक, स्टोन, ग्लास है, ये जब कुछ निर्माण कर चुके हों, इनसे कुछ बन चुका हो घर वगैरह, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये नियम था हमारा, बाकी काउंटेबल होंगे सभी जगह पर। अच्छा, अब 3 के अलावा और कौन कौन से हैं देखें आप। इनमें वुड भी आएगा, गोल्ड भी आएगा, प्लास्टिक भी आएगा। तो कुल मिला के जितनी भी धातु हैं हमारी, लकड़ी, लकड़ी धातु नहीं है लेकिन पदार्थ है, मतलब लकड़ी, सोना, चांदी, स्टील, आयरन, प्लास्टिक, ये भी तो कुछ बनाएंगे, तो इनसे भी निर्मित हो तो ये भी नियम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं आएगा इसके अंदर। एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको इसको 1-2। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड्स। गलत है वो, एस काटना पड़ेगा आपको उसका। वैसे भी वुड में एस लग करके जंगल बन जाता, तो यह मेज जंगल से बनी हुई है, नहीं, यह मेज लकड़ी से बनी हुई है, नोट कर लेंगे आप इसे। अब एक बात आती है, सर आपने एक बार तो लिखा था मेड ऑफ, एक बार लिखा था आपने बिल्ट ऑफ, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है फ़र्क थोड़ा सा। फ़र्क बच्चों ये है, अगर मकान, दुकान, बिल्डिंग, मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं, दीवारें खड़ी होती हैं, ईंट वगैरह, बजरी वगैरह लगती है, उसको बनाना है तो ये बेहतर है, और ये भी लगा सकते हैं आप, उसके लिए दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये बेहतर है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और, जैसे मोबाइल,
मेज, अंगूठी, घड़ी, मतलब बस स्ट्रक्चर ना हो कुछ और है तो ये नहीं आएगा, फिर वहाँ पे फिर ये आएगा मेड ऑफ। तो ये बिल्ट जब कोई राजमिस्त्री या कोई मजदूर मिल करके किसी मकान की इनकी निर्माण करते हैं तो ये बेहतर है, ये भी चल जाता है, कोई गलती नहीं, दोनों बढ़िया। लेकिन अगर मकान ना हो, मेज, बोर्ड, टेबल या चेयर या जो है एलईडी या पंखा, ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए मेड ऑफ लगाते हैं। क्लियर? अभी एक नियम और सिखाना है मुझे, वो प्रीपोजिशन का है, वो नाउन का नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखें जरा उसे। ये खत्म हो गया हमारा, ठीक। इन दो एग्जाम्पल पे आप तवज्जो दो, ध्यान दो जरा आप इन दो एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है दिस चेयर इज, पेपर में आता बहुत ही है, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। इसे देखो जरा आप इसे। और दूसरा है कर्ड, कर्ड होता है दही, इज मेड और फ्रॉम और मिल्क। बात अब यह है कि इसमें तो आया फ्रॉम, इसमें आया ऑफ, तो ये ऑफ कब आएगा, फ्रॉम कब आएगा, ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा है, ये तरीके बहुत सारे हैं, सब लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका वो बताएंगे हम आपको। तो सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर आपको लगता है कुर्सी बना दी गई है इससे, कुर्सी प्लास्टिक से बन गई, अब कुर्सी से प्लास्टिक वापस मिल जाएगा, मतलब अगर रिवर्सिबल है क्रिया। रिवर्सिबल का मतलब ये है बच्चों, जैसे कोई मेज अगर लकड़ी की बनी हुई है, तो अगर मेज आप तोड़ दें तो लकड़ी तो बचेगी ना, लकड़ी मिल जाएगी आपको, वापस कुछ और बना सकते हैं आप उससे। लोहे की बनी हुई है कुछ चीज़, लोहा भी वापस मिल जाएगा, स्टील भी वापस मिल जाएगा। सोने की अंगूठी बनी हुई है तो सोने की अंगूठी में सोना मिल जाता है वापस हमें। तो अगर रिवर्सिबल एक्शन है हमारे पास तो मेड ऑफ लगाया करो, और अगर इर्रिवर्सिबल है, इर्रिवर्सिबल मीन्स दूध से दही बन गया, अब क्या दही से दूध बन पाएगा? नहीं, तो यह है हमारी इर्रिवर्सिबल एक्शन। तो इर्रिवर्सिबल एक्शन हो अगर तो फ्रॉम आएगा, और रिवर्सिबल एक्शन हो तो ऑफ आएगा, ऐसे समझ लो। या फिर दूसरी बात, धातु हो, लकड़ी, इस टाइप की चीज़ें हो, और आप इससे भी समझना वापस मिलने से, तो ऑफ लगाना। और खाद्य पदार्थ हो अगर, और उम्मीद है वो वापस भी नहीं मिलेंगे आपको, तो फ्रॉम लगाना। तो असली नियम तो ये है कि वापस ना मिल पाए, जैसे दही बन गया अब वो नहीं मिल पाएगा आपको वापस, दूध नहीं मिल पाएगा वापस। दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बना लोगे? नहीं बना सकते, फ्रॉम आएगा। अब आपने प्लास्टिक से कुर्सी बना ली, तो कुर्सी टूट जाती, प्लास्टिक तो जब भी रहता हमारे पास, तो वो रिवर्सिबल है, वो ऑफ आएगा। आप इन 4 एग्जाम्पल के आंसर देंगे और मुझे बताएंगे ऑफ कब आएगा, फ्रॉम कब आएगा। मुझे उम्मीद है आप बता सकते हो। ये नियम खत्म हो गया, नोट कर लो इसे। अब आप इसमें बताओ क्या आएगा। 4 एग्जाम्पल है हमारे पास ये। My ring is made of gold. This house is made blank steel. फ्लोर होता आटा, is made blank और wheat. स्वीट्स जो मिठाइयाँ होती हैं are made और blank मिल्क। खाद्य पदार्थ से समझ लो तो भी ठीक है, रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों मेरी अंगूठी जो है वो सोने की बनी हुई है, तो सोना तो मिल ही जाता, सोना होता है उसके अंदर। या ये समझ लो वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता, जो पदार्थ है
वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता, शेप चेंज कर देता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, बस ऑफ आएगा। और जो अपना अस्तित्व ही खत्म कर दे, रूप बदल दे पूरे का पूरा, अपना अस्तित्व ही खत्म कर ले, तो फ्रॉम आएगा। इससे बढ़िया क्या तरीका है। तो माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टील। और आटा होता है ये, वो गेहूं है, तो आटा बनाया जाता है गेहूं से। तो आप जानते हैं, गलत हो गया था वो, अब सही है। आटा जब गेहूं से बन जाएगा तो क्या आटे से गेहूं मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, खाने की चीज भी है और वो अस्तित्व भी खत्म कर लेता पूरा अपना। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये हमारा आंसर है, नोट कर लेंगे इसे आप। तो कल हमने जो चीज़ें आपको पढ़ाई, कैवेलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, पीपल, पिजेंट्री, उनका ध्यान रखें। फिर हमने हेयर वगैरह सब करा दिया। देखो 350 रुपये दे रहे हो आप, ठीक, ऊपर से इतने मुश्किल समय में पता नहीं कैसे कैसे आपके माँ बाप, कुछ बेचारे बहुत गरीब भी होंगे, कैसे कैसे ये फीस दे रहे होंगे। इनको थोड़ा सोचो आप, और ये देखो कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो फ़ायदा सुनो किस तरीके से। फ़ायदा ये नहीं कि मेरी क्लास को पढ़ा, समझ लिया और बैठ गए ना, रीजनिंग भी है, जीएस भी है। मतलब अगर वैसे तो बहुत मुसीबत का समय है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर सही से समझें इस टाइम को, तो मेरी नज़रों में वो क्लास में वापसी जब करेंगे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में काम आ सकते हैं वो। यानी कि जो पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे पढ़ने में, जिनको लगता था कि यार अजीम सर ने कोई क्वेश्चन पूछा या जीके वाले टीचर ने या रीजनिंग वाले ने टेस्ट लिया तो नंबर बड़े कम आते थे, तो आपके पास मौका है। आप घर पे रह करके यूट्यूब पर या किसी की वीडियो को परचेज करके, अगर आपको लगता है फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो यूट्यूब पर ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हम भी एक वोकैबुलरी की क्लास पढ़ाते हैं, आज शाम को या कल को हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसे भी आप देखें, उनको नोट करें। और अगर आप इस इंतज़ार में हो कि मुझ जैसा कोई अजीम या कोई दूसरा मुझसे बेहतर आएगा, इंग्लिश सिखाएगा, रीजनिंग सिखाएगा, जीएस सिखाएगा, तब सीखेंगे, तो नहीं कर पाओगे आप कुछ। बल्कि ये समझो कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपको दी है घर में रहने की, बस ये है। तो मुसीबत का समय, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी क्या हो आप इसे, आप घर पर रुक करके ईमानदारी से बिल्कुल अपनी मेहनत से पढ़ाई में लग जाओ ना, तो आप इतने होनहार बच्चे बन जाओगे कि जब वापसी करो क्लास में, तो आपसे जो सीनियर रहे होंगे, आपसे पढ़ने में अच्छे होंगे, वो ये देखते रह जाएंगे यार इसने क्या करा घर पे। तो आपके पास मौका है, या फिर आप अफसोस में पड़े रहो कब सही होगा, कब सही होगा। जब भी सही होगा आप उस नए टाइम के लिए अपने आप को तैयार करो कि मैं भी एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में सामने आऊँगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, इसे एंजॉय करते रहें। इतना ही आज हमें पढ़ाना है, समझ में भी काफ़ी टाइम लगा, ऊपर से ब्रिक और ये सब चीज़ें हमने समझाई, ये भी बढ़िया था। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम भी समझा दिया, बिल्ट भी। आगे की क्लास कल क्लास नंबर 5 में पढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।